हमारे पास है ये यूरिया साइकिल। तो यूरिया इज़ द मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप्स ड्राइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये मतलब कि अमाइनो एसिड से जो सा अमाइनो ग्रुप जो से रिमूव होते हैं तो उनकी मेजर डिस्पोजल फॉर्म है यूरिया। एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द नाइट्रोजनियस कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। ठीक है, कि हमारा जो सा यूरिन है उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजनियस कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो से हैं वो यूरिया के होते हैं। ठीक है, 1 नाइट्रोजन ऑफ द यूरिया मालिक्यूल इज सप्लाइड बाय फ्री अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन बाय एस्पार्टेट। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो सा यूरिया का स्ट्रक्चर है वो C+O NH2 बॉन्ड NH2 है। तो अब इसको हम यहाँ पे पहले राइट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो सा है अमोनिया का स्ट्रक्चर, यूरिया का स्ट्रक्चर वो है NH2 और NH2। अब हमारे पास जो सा है एक जो सा नाइट्रोजन है ना वो आता है हमारे पास एस्पार्टेट से, और जो दूसरा नाइट्रोजन है वो हमारे पास आता है अमोनिया से। मतलब कि जब अमोनिया जब प्रोटीन की डीमाइनेशन होती है तो उस वक्त जो NH3 होता है ना उसका एक नाइट्रोजन आता है और दूसरा एक आता है एस्पार्टेट से, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे आते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ यूरिया डिराइव फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने भी बताया। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन द यूरिन। मतलब यूरिया, अब हमसे पूछा जाए कि यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो हमारी लीवर के अंदर यूरिया बनेगा, ब्लड के ज़रिए हमारी किडनी तक जाएगा और किडनी में जाके हमारे यूरिन के अंदर शामिल होकर ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं साइकिल देखते हैं यूरिया साइकिल। रिएक्शंस ऑफ द साइकिल क्या हैं? द फर्स्ट 2 रिएक्शन लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अब पूरा जो सा यूरिया साइकिल है उसके पहले 2 रिएक्शन जो से हैं वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो सा रिमेनिंग साइकिल जो सा है वो साइटोसोल के अंदर होगा। ठीक है, अब याद रखना है कि हमारा यूरिया साइकिल उसके पहले 2 स्टेप जो से हैं वो हमारे पास हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और नेक्स्ट जो सा साइकिल है वो साइटोसोल के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले हम यूरिया साइकिल को बना के देख लेते हैं, फिर इसको थ्योरी को रीड कर लेंगे। अब यूरिया साइकिल को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम ये निमोनिक्स याद कर लें। ओल्ड कलरफुल कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर विजम अम्ब्रेलास। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ तो आपको समझ आता जाएगा कि ये निमोनिक्स किस तरह से है। तो जैसे डायग्राम बुक पे बनी है मैं उसी स्ट्रक्चर पे बनाती हूँ ताकि आपको दोबारा याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो सा है हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास अमोनिया था। अब हमारा जो सा यूरिया का कार्बन और ऑक्सीजन इधर से जाएगा और एक नाइट्रोजन इधर से जाएगा, याद है ना आप लोगों को। इसके साथ जो सा है इसके अंदर 2 ATP आएंगे। ठीक है, 2 ATP जो से हैं वो इसके अंदर जो से हैं इसमें यूज़ होंगे। तो अब ये जो सा है ये हमारे पास जाएंगे, नेक्स्ट जाके बनाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। अब ये वाला जो सा प्रोसेस है ये एंजाइम किसके ज़रिए हो रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। आगे हम एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। अब आपने ये एंजाइम्स ना साथ साथ याद करती जानी है। पहले जो से हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और 2 ATP आएंगे और वो बन जाएंगे हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट, और इसके लिए जो एंजाइम है वो हमारे पास है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। ठीक है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट तो बन गया, लेकिन साथ में हमारे पास जो सा है 2 ADP भी बनेंगे। मतलब 2 ATP जो सा था वो ADP में कन्वर्ट हो गया, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलेगा। ठीक हो गया, अब हमने देखना है, अब असल जो सा है साइकिल स्टार्ट होगा। हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक हो गया, और इधर से आएगा हमारे पास ऑर्थिनीन। ठीक है, L ऑर्थिनीन है, इसको ऑर्निथीन भी बोलते हैं, ऑर्निथीन। ठीक हो गया, L ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट ये आपस में मिलके हमारे पास बनाएंगे सिट्रोलिन। ठीक हो गया, ये L सिट्रोलिन बना रहे हैं। अब देखें निमोनिक्स को। निमोनिक्स में हमारे पास क्या है, ओल्ड कलरफुल, तो O से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्निथीन, और कलरफुल का C से हमारे पास आ जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये दोनों मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों मिलके ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, और कलरफुल ओ से ओल्ड कलरफुल कैट, ठीक है। मतलब ये ऑर्निथीन कार्बोमाइल फास्फेट इसने बना दिया सिट्रोलिन, मतलब कैट्स बना दी, ठीक है। अब हमारे पास ये जौन सा इतना जौन सा प्रोसेस था ये हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जौन सा था माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। अब ये जौन सा सिट्रोलिन है ना, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर साइटोसोल में चला जाएगा, ठीक है। ये एल सिट्रोलिन ही रहेगा, ऐसे ही जौन सा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइटोसोल है, तो ये सिट्रोलिन इस तरह बाहर चला जाएगा। अब सिट्रोलिन के साथ जौन सा है एस्पार्टेट मिलेगा, ठीक है। ये सिट्रोलिन था, इसके साथ यहाँ से एस्पार्टेट मिलेगा। एस्पार्टेट मिलकर ये हमारे पास बना देगा अर्जिनिनो सक्सीनेट, ठीक है। ये दोनों और ये जौन से हैं आपस में मिले, एस्पार्टेट और सिट्रोलिन, इन दोनों ने मिलके बना दिया हमारे पास अर्जिनो सक्सीनेट, अर्जिनिनो सक्सीनेट, ठीक हो गया। अब ये निमोनिक्स में देखें हमारे पास था कि ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट, ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट ने मिलकर बनाया सिट्रोलिन। सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के बाहर आ गया साइटोसोल के अंदर। सिट्रोलिन और एस्पार्टेट आपस में मिलके उन्होंने क्या बना दिया, आर्जिनो सक्सीनेट। अब आर्जिनो सक्सीनेट कौन सा है, नेक्स्ट ये जाएगा फुमारेट और आर्जिनिन में। मतलब ये देखें, ये आर्जिनिन बनेगा इससे, आर्जिनिन, और साथ में से फुमारेट बाहर निकल जाएगा, फुमारेट, ठीक हो गया। अब आर्जिनिन बन गया। अब आर्जिनिन जौन सा है वो नेक्स्ट हमारे पास जौन सा है यूरिया में चला जाएगा, यूरिया में, और उसके साथ ही दोबारा हमारे पास ऑर्निथीन बन जाएगा, ये वाला ऑर्निथीन दोबारा बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा ऑर्निथीन। और ये ऑर्निथीन जौन सा है दोबारा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर आके स्टार्ट होकर दोबारा साइकिल रिपीट करेगा। अब हम इसको नोट से देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, अमोनिया है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल हैं, और एक कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 की मौजूदगी में ये जौन सा है कार्बोमाइल फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक फास्फेट हमें एडीपी, मतलब एटीपी से 2 फास्फेट मिलते हैं ना, एडीपी प्लस 2 पीआई आना था, एक फास्फेट इधर रिमूव हुआ, ठीक है, और 2 एटीपी आ गया, और साथ में 3H पॉजिटिव, यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन है, एक अमोनिया तो हमने यूरिया के लिए ले लिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गए। अगर ये कार्बोमाइल फास्फेट में कन्वर्ट हो गया, अब कार्बोमाइल फास्फेट के साथ ऑर्निथीन अटैच होगा, ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट दोनों मिलके बनाएंगे सिट्रोलिन, ठीक है। जब सिट्रोलिन बनेगा तो ये दूसरा फास्फेट जो सा है यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा। अब कार्बोमाइल फास्फेट और ऑर्निथीन आपस में मिलके सिट्रोलिन बना रहे हैं, और इसको कौन, मतलब एंजाइम कौन सी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ओमिथीन कार्बोमाइलेज, ठीक है। अब ये सिट्रोलिन जौन सा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करके साइटोसोल के अंदर सिट्रोलिन चला जाएगा, ठीक है। अब सिट्रोलिन यहाँ पे आ गया, सिट्रोलिन के साथ एस्पार्टेट मिलेगा, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ होगा, ये जो सा है थर्ड एटीपी मॉलिक्यूल है, 2 एटीपी यहाँ पे यूज़ हुए, तीसरा एटीपी जो सा यहाँ पे यूज़ होगा, या लास्ट एटीपी यूज़ हो रहा है। अब ये जो सा है ये बनाएंगे आर्जिनो सक्सीनेट। अब यही जो सा एस्पार्टेट है तीसरा मतलब दूसरा नाइट्रोजन देगा यूरिया के लिए, एक नाइट्रोजन हमें अमोनिया से मिला, दूसरा नाइट्रोजन हमें एस्पार्टेट से यहाँ मिलेगा, ठीक है। आगे हमारे पास आर्जिनो सक्सीनेट बन गया। आर्जिनो सक्सीनेट जो सा है नेक्स्ट ये कन्वर्ट होगा हमारे पास फुमारेट में और आर्जिनिन में, ठीक है। एंजाइम कौन सा है हमारे पास, आर्जिनो सक्सीनेट लाइएज। यहाँ पे था जब सिट्रोलिन और एस्पार्टेट मिलके आर्जिनो सक्सीनेट बना रहे थे तो हमारे पास एंजाइम था आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेस। अब जब उसकी ब्रेकडाउन हो रही है तो हमारे पास आर्जिनो सक्सीनेट लाइएज है, ठीक है। फुमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन जो सा है आगे आर्गेनेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास यूरिया इधर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सा ऑर्निथीन है ये जो सा है मैट्रिक्स क्रॉस करके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे फिर कार्बोक्सीमाइलेज के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाएगा, और ये इस तरह साइकिल जो सा है रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ऑर्निथीन हमें मिलेगा हमें एंड पे,
और इधर जो सा अब ये फुमारेट है, फुमारेट जो सा है मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होके अगर ये टीसीए साइकिल के अंदर चला जाए तो ये ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट की ग्लूकोनियोजेनेसिस हो तो वो एस्पार्टेट के अंदर चला जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस ना भी हो, हमने पीछे पढ़ा है ट्रांसमाइनेशन में कि ऑक्सैलो एसीटेट जो सा है एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है और ये ट्रांसमाइनेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है कि ग्लूटामेट जो सा है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सैलो एसीटेट ये अमोनिया लेके एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सा है ये साइकिल है और इसको याद करने का वही मेथड है जो मैंने बताया, ओल्ड कलरफुल कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर विजडम अम्ब्रेला। ये निमोनिक्स याद कर लेंगे तो ये आपका पूरा साइकिल बन जाएगा आपसे। बाद अब ये ना स्टेप है जो उनसे यूरिया साइकिल के, तो आप इनको रीड करेंगे तो सेम जो डायग्राम के अंदर से हमने साइकिल बनाया ना, सेम वही चीज़ें वही बातें लिखी हुई हैं यहाँ तक, ठीक है। आप इसको खुद एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फेट ऑफ यूरिया, ठीक है। अब यूरिया क्या है कि यूरिया डिफ्यूजेज फ्रॉम लीवर एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू किडनीज वेयर इट इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है। यूरिया जो सा है लीवर से डिफ्यूज़ होकर कहाँ जाता है, ब्लड में, ब्लड के ज़रिए फिर ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज़ के अंदर, किडनी के अंदर वहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन होती है और ये यूरिन के अंदर चला जाता है। अ पोर्शन ऑफ द यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू इंटेस्टाइन एंड इज क्रेव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बाय बैक्टीरियल यूरिएज, ठीक है। कुछ जो सा है वो किडनी के अंदर चला गया, अब उसका एक पोर्शन जो सा है वो ब्लड से इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो जो सा है क्लीव्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय बैक्टीरियल यूरिएज, ठीक है। दिस अमोनिया इज पार्टली लॉस्ट इन द फीसिस एंड इज पार्टली रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। अब ये जो अमोनिया है, यूरिया से अमोनिया बन गया, ये अमोनिया कुछ तो जो सा है फीसिस के अंदर जाकर रिमूव हो जाता है, अब कुछ जो सा है वो बैक ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर है इन द पेशेंट विद किडनी फेलियर प्लाज्मा यूरिया लेवल्स आर एलिवेटेड प्रोमोटिंग ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड इनटू द गट। अब वो वाले पेशेंट जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, अब उनके अंदर भी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिया है वो गट के अंदर मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। The intestinal action of urease on this urea becomes clinically important source of ammonia, contributing to the hyperammonia often seen in these patients. तो इसमें ये जो सा मतलब यूरिएज जो सी बैक्टीरिया यूरिएज यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी, तो ये वाली जो सा है ये इम्पोर्टेंट सोर्स है अमोनिया का, मतलब कि अब उनका बॉडी के अंदर यही अमोनिया उनसे दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उन इस तरह क्या होता है कि अक्सर उनके अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यूरिया जो सा है गट के अंदर जा रहा है और गट के अंदर यूरिएज के ज़रिए बहुत सारा फिर अमोनिया बन रहा है। अमोनिया कुछ तो फीसिस के साथ रिमूव हो जाएगा लेकिन फिर बहुत सारा ब्लड के अंदर बैक अब्जॉर्ब भी हो रहा है और इससे क्या हो गया कि अमोनिया का लेवल जो सा है प्लाज्मा के अंदर हाई हो जाता है, जिससे हाइपर अमोनिया कहते हैं, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नियोमाइसिन रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस NH3 प्रोडक्शन। अब इसमें क्या करते हैं कि हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं ऐसी जो बैक्टीरिया को, वो वाले इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको किल कर देती है, तो फिर इस तरह वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और फिर अमोनिया कम बनता है और फिर अमोनिया ब्लड के अंदर भी कम एब्जॉर्ब होता है। अब ये हमारे पास ओवरऑल जो सा यूरिया साइकिल का ये रिएक्शन दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। वी हैव 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर कंज्यूम्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, देयरफॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया इज इरिवर्सिबल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो सा यूरिया की सिंथेसिस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड one nitrogen of the urea molecule is replenished by NH3 and other nitrogen by aspartate। में वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की है, सब कुछ वही आ रहा है। और फिर है इन इफेक्ट बोथ नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द यूरिया राइज फ्रॉम ग्लूटामेट विच इन टर्न गैदर्स नाइट्रोजन फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड्स। और ये वाली भी बात वही है कि ग्लूटामेट जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, तो अमोनिया के दरमियान में और इसमें भी एस्पार्टेट में भी ग्लूटामेट जो सा है वो हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो इस वजह से इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि हमारे जो से यूरिया के लिए जो से दोनों नाइट्रोजन है वो हमारे पास ग्लूटामेट से आ रहे हैं। फिर है रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। रेगुलेशन में है कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एन एसेंशियल एक्टिवेटर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल। अब याद रखना है कि यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है जिसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो सा है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 के लिए एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में एंड ग्लूटामेट बाय एन एसिटाइल
glutamate synthase, in a reaction for which arginine is activator. Therefore, the intrahepatic concentration of N-acetyl glutamate increases after ingestion of the protein-rich meal, which provide both substrate and regulator of N-acetyl glutamate synthesis. ठीक है, इसको मैं इधर से पिछले डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो सा है ग्लूटामेट और एसिटाइल को ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ठीक है, अब एन एसिटाइल ग्लूटामेट की जब ब्रेकडाउन होती है तो ये एसीटेट और ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला जो सा एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है ये हमारी जो सा है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1 है उसके लिए एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। अगर ग्लूटामेट होगा तभी जाके एक एसिटाइल कोई के साथ मिलेगा और हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनेगा। इस वजह से कहते हैं कि जब हम प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूटामेट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ग्लूटामेट की कंसनट्रेशन बन के बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली एन एसिटाइल ग्लूटामेट भी ज़्यादा हो जाएगा। जब एन एसिटाइल ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो ये एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है किसके लिए, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1 के लिए। तो इस वजह से यूरिया साइकिल भी का रेट भी बढ़ जाएगा।